370-35 की बड़ी बड़ी बातें थी, प्री 53 स्टेटस की बात थी। वही उमर साहब जो कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जे पांडा से मिले कश्मीर में, वो कल हमारे को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास दो ऑप्शंस थी, मैं बीजेपी के साथ नहीं गया, या मैं स्टेटहुड के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। पहले तो मैं हैरान हूं, कश्मीर की आवाम भी हैरान है। हम सबको मालूम नहीं है कि ये जो हमारे सियासतदान है, ये बाबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला टाइप के, ये आखिर कितनी जबानें बदलेंगे यहां पे जम्मू कश्मीर में। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1996 में वाजपेयी के साथ अलायंस की। परसों के ही दिन उमर साहब यहां नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के जय पांडा, दिन दहाड़े श्रीनगर में गुपकार में उनके साथ बैठे हुए थे। उमर साहब क्या जय पांडा 370 वापिस देने वाले हैं कि जय पांडा कश्मीरियों को 53 स्टेटस देने वाले हैं? ये उमर साहब की पार्टी का मुझे समझ नहीं आता है। ये रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड्स। ये मजलूम भी खुद ही है और जालिम भी खुद ही है। इन जालिमों में बहुत सारे ऐसी जो है कैरेक्टर्स है। एक स्पेशल जो खास कैरेक्टर मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो है आगा रोला साहब, जो एमपी है फारूक अब्दुल्ला के, जो 20 साल से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में है। उसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में जिसने 87 का इलेक्शन रिग किया, उसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में जिसने सैफुद्दीन सोज को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने वाजपेयी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। आगा रोला साहब उस पार्टी में 20 साल से है। यह आगा साहब का भी यही राग अलाप रहे हैं, बीजेपी बीजेपी। आगा साहब मुझे एक बात बताइए, जब आप उस पार्टी में गए, आप फारूक अब्दुल्ला को एक लीडर तस्लीम करते। उस पार्टी का प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक का। आगा साहब तो प्रेसिडेंट नहीं है। आगा साहब वहां जस्ट एक मेंबर है और आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आगा साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो यूएस 2006 में गए, पहली बार आगा साहब 2002 में इलेक्ट होके आए। 2006 में उनको यूएस भेजा गवर्नमेंट ने एज यंगेस्ट लेजिस्लेटर। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ कश्मीर के बारे में बात की? शेख साहब तो 53 में अरेस्ट हुए। सबसे बड़ा असॉल्ट तो 370 को वही था कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में भर दिया। आगा साहब ने अपनी जबान खोली वहां पे। आगा साहब मुझे बताइए, 2014 में जब असेंबली इलेक्शन यहां हुए, और हम सबको पता है, जग जाहिर है, उमर साहब बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार थे, तब तो आगा साहब ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 2009 में आगा साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे। जब 2010 में 117 लोगों का कत्ल कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई इसी हुकूमत के जरिए, तब आगा साहब की ये हाई मॉरल अथॉरिटी कहां थी? जिस हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के आगा साहब ये सारे फतवे जारी करते हैं, तब वो मोरालिटी कहां थी? तब ये दिलेरी के जुमले कहां थे जब 2010 में हमारे बच्चे मर रहे थे? 117 लोग जहां भाग हो गए। आप सब लोग इस बात से वाकिफ है, पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 से पहले फारूक अब्दुल्ला ने डील की बीजेपी के साथ, पीएचडी खत्म कर दिया। 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए, सिर्फ 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए इन्हें सौदा कर दिया। फारूक साहब के बहुत अच्छे दोस्त है अमरजीत सिंह दुलत। मैं एक जिरगे में था दिल्ली में, दुलत ने हमारे सामने यह बात बोली कि फारूक साहब ने और कश्मीरियों ने 3 पार्लियामेंट सीट्स के लिए 370 की जदोजहद को फोरगो कर लिया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जो इनकी डबल स्पीक सामने आ रही है। आगा साहब मुझे एक बात बताइए, आगा साहब का कल तक तो दूसरा प्लान था ना, जो दिल्ली में एक मौलवी साहब के साथ और हैदराबाद के एक लीडर के साथ मिलकर जो मुज़ाकरात हो रही है, ट्रैक 2 पे बात हो रही है, कल तक तो उमर साहब की हुकूमत को टॉपल करना चाहते थे। ये 3-4 दिन पहले आखिर हुआ क्या ऐसा कि आगा साहब और उमर साहब एक ही साथ बैठ गए, दोबारा एक ही सफ में बैठ गए? 3 दिन पहले यह हुआ कि हमने आपको बताया कश्मीरी पार्टियां किस तरह आईएसआई से डील करती है। फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक का रिश्ता क्या है असली में? फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक का वही रिश्ता है जो जमात और पीडीपी का रिश्ता है। फारूक अब्दुल्ला मुझे यह बात बताए, जब 87 में उसने रिग किया इलेक्शन, उसके बाद वो लंदन भाग गया। जब लंदन भाग गए, वो जेकेएलएफ को फाउंडर अमानुल्लाह खान से कितनी बार मिला है लंदन में? और हिंदुस्तान की हुकूमत मुझे एक बात बताए, जो आदमी आईएसआई के साथ डील करते हैं, महबूबा मुफ्ती का भी यही हाल है, फारूक अब्दुल्ला का भी यही हाल है। आप लोगों को, कश्मीरियों को बुरा लगेगा, एक और हमारे लश्कर मायसूमा थे, वो मंडेला थे यहाँ के, वो खुद को गांधी बोलते थे। गांधी ने एफिडेविट लिखा है तिहाड़ जेल में कि मैं आईबी के डायरेक्टर से मिलता था। गांधी जी, मुझे ये बात बता दीजिए, आपका और फारूक अब्दुल्ला का क्या रिश्ता है? फारूक अब्दुल्ला अमानुल्लाह खान का क्या रिश्ता है? हम यहां लाल चौक में बात कर रहे हैं, 2 मॉल इधर ही है, दोनों मॉल्स के ओनर को देख लीजिए, उनकी बैकग्राउंड को देख लीजिए। एक फारूक अब्दुल्ला का बंदा है, दूसरा जेकेएलएफ का बंदा है। ये आखिर आपस में गुटरगू कब तक चलती रहेगी? आप कश्मीरियों को मरवाना चाहते हो,
आपके पास 50 एमएलए है, 3 एमपीज है, आप दिल्ली से लड़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप ये सारे हरबे कर रहे हैं। मुझे दिल्ली वाले एक बात बताएं कि भाई जब आपको मैंने ये बात बताई एक यहीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कि फारूक साहब वो स्पीकिंग टू एन आईएसआई हैंडलर, एक फोकल आईएसआई हैंडलर से, मैं उसका नाम बता दूंगा। अगर होम मिनिस्टर जब यहां आएंगे अमित शाह, उनकी पार्टी से मेरे लाख इख्तिलाफ एक तरफ, मैं आज भी ये बोल रहा हूं, मेरी पार्टी का एक ही नारा है कि हम मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आईएसआई के लोग दोबारा यहां आग लगाए। और ये जो कश्मीरी हैंडलर्स है, मैं इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूं। फारूक अब्दुल्ला मुझे बताए 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले वो आईएसआई के किस हैंडलर से बात कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती मुझे बताइए ये जो आईएसआई एजेंट है गुलाम नबी फाई, इसका और नईम अख्तर का क्या रिश्ता है? नईम अख्तर ने कितना पैसा पकड़ा है गुलाम नबी फाई से, कितना पैसा पीडीपी दफ्तर पहुंचा है? नईम अख्तर तो एक अखबार भी चलाते हैं ना, अंग्रेजी अखबार जो हर दिन निकलता है, नाम उसका है जीके। ये जो जीके अखबार नईम अख्तर चला रहे 90 से, इसको कितना आईएसआई का पैसा मिला है? हमारी एजेंसीज क्या कर रही है? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त बोलते हैं तो ये क्या हो रहा है कश्मीर में? यही मुजाहिरे आपने देखे कि डोडा का एक एमएलए अरेस्ट हुआ। ये दोनों पार्टियां और इनकी पैराफिनेलिया क्या है? जब मैं पीडीपी बोलता हूं, इट इंक्लूड्स जमात। पीडीपी जमात का पॉलिटिकल विंग है, हिजबुल मुजाहिदीन उनका मिलिटेंट विंग है। फारूक अब्दुल्ला और जेकेएलएफ, यासीन मलिक गुट, वो एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। हम सबूत दे देंगे इसका। नारबल तुल नर्सरी में 300 कनाल की जमीन की दलाली हुई, उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू कौन था? वो फारूक अब्दुल्ला का बंदा है, आज भी एमएलए है, नाम दे दूंगा मैं उसका। जो तुल नर्सरी लैंड स्कैम है, जमीन बेचते थे जेकेएलएफ वाले, और सेक्रेटरी जो रेवेन्यू था वो तो फारूक अब्दुल्ला का बंदा था, वो आज एमएलए भी है बदनसीबी से। तो हमारी एनआईए, हमारी आईबी क्या कर रही है? मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेपी से मेरे लाख इख्तिलाफ है, पहले इनके एंटी मुस्लिम एजेंडा से, दूसरा जो इन्हें 370 पे किया, ये मुसलमानों को और कश्मीरियों को नीचे झुकाना चाहते हैं। मगर इसका यह कभी भी मतलब नहीं है कि हमें कश्मीर में आग लगानी है। इन लोगों से सियासत नहीं हो रही है। दरअसल असलियत यह है, आईएसआई और फारूक अब्दुल्ला की डील हुई कि हम आपको कुछ पैसा भी देंगे और कश्मीर में हालात खराब करेंगे। हालात क्यों खराब करेंगे? ताकि आप दिल्ली को ब्लैकमेल करो, स्टेटहुड मिल जाए। यह वही कश्मीर है जहां 1996 में, मैं हवाला दे दूंगा आपको, सबूत दे दूंगा, आपके कांग्रेस के लीडर है मोहम्मद अमीन भट्ट, उस वक्त वो आजाद साहब के साथ थे, उन्होंने कांग्रेस वालों पे इल्जाम लगाया कि मिलिटेंट्स के आई कार्ड बनाती थी कांग्रेस पार्टी। आप जाके अमीन भट्ट से पूछ लीजिए, आज शायद वो बैक ट्रैक करेंगे उस बयान पे, मगर उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, कश्मीर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है कि कांग्रेस के लीडर्स 1996 में ऑनवर्ड्स वो आई कार्ड बनाते थे इन मिलिटेंट्स का। गेम असली में क्या है? आईएसआई फारूक अब्दुल्ला को बोल रही है कि आप स्टेटहुड ले लो, जो ही जेके पुलिस आपके पास आएगी हम आग लगवा देंगे इधर। इनको कोई 370 से कोई लेना देना नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला सीरियस होता 370 के लिए, फारूक अब्दुल्ला को दिन में कोई खलिश होती कि लद्दाख में लोग मर गए, तो कल के दिन वो ताथैया नहीं कर रहे होते। आपने कल देखा होगा ना म्यूजिक ड्रामा में किस तरह फारूक अब्दुल्ला गा रहे थे। अगर फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरियों की जान की कोई फिक्र होती, उमर अब्दुल्ला का सारा फाश हो गया है राज, इसीलिए आज वो बोल रहे हैं पीसफुली करेंगे। भाई मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, हम सबूत आपको दे रहे हैं, मैं आईएसआई हैंडलर का नाम दे रहा हूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं नईम अख्तर का गुलाम नबी फाई के साथ क्या रिश्ता था। आप इन लोगों को इजाजत क्यों देते हैं कश्मीर को जलाने के लिए? आप इजाजत, अगर आप लोगों को अपनी सियासत कश्मीरियों के लाशों पे करनी है, आप खुदा रहा, मैं कश्मीरी अवाम से एक अपील करना चाहता हूं इन द एंड, सियासत का मतलब सिर्फ वोट नहीं है, सियासत का मतलब नहीं है कि मैं बरसरे इख्तिदार बैठ जाऊं, सियासत का मतलब सारी खाली कुर्सियां नहीं है। आज तक 1 लाख लोग मर गए, मुझे हुर्रियत वाले क्यों नहीं बोलते उन्होंने क्या हासिल किया 40 साल में? हुर्रियत के आज जो लीडर है वो Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, जो कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था वो आज हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़ा है। जमात वाले कल तक बोलते थे हराम है इलेक्शन लड़ना, 2024 में हलाल हो गया। ये माजरा आखिर कब तक चलेगा? मैं कश्मीर की आवाम को बोल रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे यूथ को बोल रहा हूं, मेरी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि हम अपने सियासी मकासद के लिए, चाहे वो 370 हो, 35A हो, मसले कश्मीर का हल हो, यह जदोजहद तो कश्मीर के सियासतदानों को करनी है। ये सियासतदान आम आवाम को क्यों इसके बीच में ला रहे? ये अपने मकसद पूरे करने के लिए कश्मीरियों को कब तक कुर्बान करते रहेंगे? यही 2008 में भी हुआ, 10 में भी हुआ, 16 में भी हुआ। ये जेकेएलएफ के लीडर ये बता दे, जमात के लीडर ये बता दे, कल तक जिनके लिए हराम था इलेक्शन लड़ना, वो ये क्या कर रहे थे? आप तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज तो पाकिस्तान ने भी आपको डिसोन कर दिया। आज पाकिस्तान भी रायशुमारी बोल रहा है, वो आजादी नहीं बोल रहा है।
किसने वो स्लोगन आपको दिया? मैं कश्मीरी अवाम से, अपने बच्चों से मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं, बेशक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रीवेंसेस है, हमारी कांग्रेस से ग्रीवेंसेस है, हमारी बीजेपी से ग्रीवेंस है, इसका मतलब यह नहीं है हमें इनके एजेंडा का शिकार होना है। उमर साहब को अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, इसका मतलब नहीं है इसकी जद में हो जाएंगे हमारे बच्चे। जो लद्दाख में हुआ, मैं आपको कह रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंसीज आर इंटरफेयरिंग इन दिस, और हमारी एलजी दोनों हुकूमतें सो रही हैं। मैंने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा एलजी मनोज सिन्हा साहब को, आपकी पार्टी बीजेपी से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, बल्कि हमारी दुश्मनी हमेशा रही है। दुश्मनी अपनी जगह, मैं कश्मीर को किसी को जलाने नहीं दूंगा, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जलाना चाहे या पाकिस्तानी जलाना चाहे, इस बात को आप नोट करके रख दीजिए। मैं आखिर में एक ही मोदबाना गुजारिश कर रहा हूं कश्मीर के लोगों से कि नॉट टू फॉल प्रे टू दिस काइंड ऑफ एजेंडा। ये जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है आपकी। आज तक 1 लाख लोग जो है वो कब्रिस्तान पहुंच गए, इनको कोई फिक्र नहीं है कश्मीरियों की। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।